Good evening, all. Am I audible? Am I audible to all? Yes, ma'am. Okay. Thank you. Okay. So, exam going batch, welcome again. Today we'll discuss one of the important and very easy topic, that is ANC care. ANC केयर में क्वेश्चन आपको पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, एक दो यूनिवर्सिटी एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आया है. ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा है ये, अलाइड में सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि राइट एंटीनेटल केयर ऑफ अ वुमेन, ऐसा करके नहीं पूछेंगे. आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं कि 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अ फीमेल कम्स टू योर ओपीडी for checkup. So what will you investigate and suggest advice treatment, ऐसा करके पूछते हैं. या objectives of ANC, what are the routine antenatal investigation, how to conduct a physical examination of antenatal patient at OPD, ऐसा भी आ सकता है. और मतलब ये आ चुका है एक यूनिवर्सिटी पेपर में, ऐसे ही पूछा था. एक बार ऐसा पूछा था कि what advice will you give to a primary who comes to your OPD for ANC checkup. ठीक है, घुमा फिरा के सब में एक ही आंसर लिखने का है, तो उसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना. ANC से रिलेटेड या प्राइमरी से रिलेटेड या इट कम्स टू ओपीडी वगैरह ऐसा कुछ भी पूछा है जहाँ पे 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, व्हाट एडवाइस विल यू गिव और हाउ डू यू एग्जामिन, सब में आपको यही सिंपल एग्जामिनेशन लिखना है. ठीक है. दूसरा, अगर आपके वाइवा में अगर गायनेकॉप्स वाले आते हैं कोई, यूजुअली मेडिसिन वाले तो कंपलसरी रहते हैं, सर्जरी गायनेकॉप्स में ऑप्शन रहता है, तो कभी कभी गायनेकॉप्स वाले को बुलाते हैं या सर्जरी वाले को. तो अगर गायनेकॉप्स वाली अगर आती है एक्सटर्नल, तो वो आपको उस पर क्वेश्चन पूछ सकती है, आपको केस मिल सकता है ANC का. ठीक है, तो उसमें भी आपको ये पूरा हेल्प हो जाएगा. ओके, तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपन जस्ट स्टार्ट करते हैं. एंटीनेटल केयर. व्हाट इज एंटीनेटल केयर? यस, एनीबडी नोज द डेफिनेशन? Systemic supervision of a woman during pregnancy. यस, करेक्ट. सिंपल फॉर्म में कि सुपरविजन ऑफ अ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में जो भी मदर आती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके लास्ट ट्राइमेस्टर में, तो जो हम लोग एग्जामिन करते हैं, जो भी सुपरवाइज करते हैं लेडी को, कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहे हैं क्या, बेबी का ग्रोथ कैसा हो रहा है, तो उसको बोलते हैं ANC, एंटीनेटल केयर बोलते हैं. ठीक है. दूसरा, क्यों करना जरूरी है एंटीनेटल केयर? अर्लियर डेज में क्या था, कोई डॉक्टर ज्यादा नहीं थे, तो वो दाई रहती थी, तो कुछ ANC केयर होता नहीं था लेडीज का. ठीक है. देयर वाज मोर डिलीवरी एट होम, घर में डिलीवरी होती थी, तो इसीलिए जो डेथ रेट था, मींस मैटरनल मोर्टेलिटी वाज वेरी हाई अर्लियर. ठीक है. इवन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज आल्सो वेरी हाई, क्योंकि पता ही नहीं चलता था कि लेडीज को मतलब क्या इश्यूज है, what all they are going through throughout the pregnancy. फिर एनीमिक रहती थी, माल न्यूट्रिशन रहता था, एंड देयर वर लॉट मेनी कॉजेज एंड रीजन फॉर डेथ. PPH ये हो जाता था, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती थी, इन्फेंट को एस्फेजिया हो जाता था, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर था, तो देयर वर लॉट मेनी कॉम्प्लिकेशन. इसीलिए अभी बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट और मेडिकल फैकल्टी डेवलप हो गई है, तो इवन इन रूरल एरियाज देर आर लॉट मेनी ANC क्लिनिक्स है कि वहां पे जाती है लेडीज. तो हम एम क्या रहता है, एम्स ऑफ एंटीनेटल चेकअप, एम्स करके पूछते हैं आपको. एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, रूटीन इन्वेस्टिगेशन, ऐसे पॉइंट्स में आपको लिखना पड़ता है. ठीक है. एम में फर्स्ट एम क्या है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी अगर है, हाई रिस्क केसेस है, उसको रूल आउट करो. कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी में किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को डायबिटीज है, तो पहले से ही आप उस पेशेंट की तैयारी रखो, उनका BP चेक करते रहो, शुगर चेक करते रहना है, और हर विजिट में वेट, एडिमा. जो लोग ANC हॉस्पिटल्स में होंगे गायनेकॉप्स के, दे माइट बी नोइंग कि जब भी लेडी आती है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेट चेक करते हैं, BP चेक करते हैं, एडिमा है क्या ये देखते हैं. ठीक है. और कंटिन्यू असेसमेंट करते रहना है ताकि कॉम्प्लिकेशन कुछ भी डेवलप ना हो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी. और हेल्दी मदर और हेल्दी
बेबी हो, ठीक है। दूसरा, मदर को प्रिपेयर करना है कि बिकॉज अब मल्टी में तो खैर लेडीज दे हैव एक्सपीरियंस, बट अगर प्राइमी आ रही है, फर्स्ट टाइम कंसीव कर रही है, शी डजंट नो द थिंग्स, तो आपको एडवाइस करना है, मेंटली प्रिपेयर करना है। दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच यू हैव टू राइट इन द आंसर ऑल्सो। फिर लेडी के साथ आपको कहाँ पे डिलीवरी होगी, कैसे टाइम में होगी, केयर कैसे लेना है न्यूबॉर्न का, सो ऑल दिस थिंग्स शुड बी डिस्कस। फिर कपल है तो कपल को सब चीजें बताना, ठीक है। और एमटीपी नहीं करना है, ये गाइड करना है, और आगे का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वगैरह भी उनको एडवाइस करके रखना है पहले से। तो दिस इज द एम फॉर एंटीनेटल केयर। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव वन एंड वन ओनली ऑब्जेक्टिव इज हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी, बस यही ऑब्जेक्टिव है थ्रू आउट द। तो अगर आपको ऐसा फ्रेम आउट होता है क्वेश्चन, तो कुछ भी आपको सिर्फ कॉमन कॉमन लिखना है, कुछ भी लोड नहीं लेना कि एम्स में क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव यही कॉमन चीजें आपको लिखना है। ऑब्जेक्टिव्स में हेल्दी मदर, हेल्दी बेबी, बस खत्म, ठीक है। फिर एंटीनेटल केयर में क्या क्या आता है कि इमेजिन ये आपके आते भी होंगे आप लोग के पास एएनसी चेकअप, जो प्रेग्नेंट लेडी जो फीमेल्स है ज्यादातर ओपीडीज में तो आते हैं, तो उनको क्या करते हैं, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं प्रेगनेंसी का, ठीक है। रजिस्ट्रेशन होता है, फिर क्या करते हैं, सेकंड स्टेप इज हिस्ट्री टेकिंग। यस, एनीबडी नोज व्हाट आर द पॉइंट्स इन हिस्ट्री टेकिंग? एएनसी में हिस्ट्री टेकिंग में क्या क्या पूछेंगे? Name, age, sex, menstrual history, हाँ, name, age, then करेक्ट। how many last times the patient got LMP pregnant, पूछेंगे. abortions, करेक्ट। history of abortions, then हाँ, history of delivery and all. करेक्ट। प्राइमी अगर और है तो वो रहेगा उसका सब, और हम्म ड्यूरेशन ऑफ मैरिज कितना हुआ है, बाकी सब उसका जो हाँ पर्सनल हिस्ट्री में है, मतलब हम्म हस्बैंड का ऑक्यूपेशन, उससे उसका स्टेटस पता चलेगा कि वो सोशियो हम्म इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, तो, हम्म और उसका करेक्ट। हाइजीनिकली कैसा रहेगा, क्या रहेगा, और पीरियड ऑफ हम्म जेस्टेशन क्या रहेगा। देन हम्म प्रेजेंट इलनेस पूछेंगे, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, हम्म हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी, ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री, करेक्ट। और कुछ कंप्लेंट्स है कि उसके बाकी रिलेटेड टू, हम्म मतलब पर्सनल, इससे रिलेटेड। करेक्ट। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछेंगे। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट। हाँ, ओके ओके। तो ये सब डिटेल हम लोग हिस्ट्री में पूछेंगे, ठीक है। कि पूरा डिटेल्स जो हम लोग लिखते हैं, नास्कोमा जो पूरा नेम, एज, सेक्स वगैरह वो पूरा लिख लेंगे। फिर पर्टिकुलर क्या चीजें पूछेंगे, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछेंगे। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में साइकिल्स कैसी है, डेट ऑफ एलएमपी क्या है, ईडीडी अगर ईडीडी कैलकुलेट करके देखना है। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग ऐड करना है एएनसी में कि वी विल गिव देम एमसीपी कार्ड देते हैं, ठीक है। एमसीपी कार्ड इज मैटरनल एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, ठीक है। मैटरनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड देते हैं, और वो कार्ड में पूरा सब चीजें लिखा रहता है, डिटेल कितना विजिट आई है लेडीज, और वो कार्ड कंटिन्यू रहेगा आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। फिर बेबी का कॉलम मेंटेन होगा, उसमें वैक्सीनेशन सब कुछ, और वो मदर को बोलना है कि हर बार आने के वक्त वो कैरी करना है, ठीक है। तो ये चीजें पूछना है। ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री, अगर मल्टी आ रही है आपके पास, मल्टी प्रेगनेंसी है, तो फुल टर्म, पहले अर्ली प्रेगनेंसी कैसे थी, ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री पूछते हैं। फुल टर्म था क्या, अबॉर्शन था क्या, वेट क्या था बेबी का, लाइव बर्थ था क्या, स्टिल बर्थ क्या था क्या, पूरा उसको डिटेल पूछना है प्रीवियस प्रेगनेंसी, बिकॉज इट कैन बी रिपीटेड। मतलब जो उसने पहले कॉम्प्लिकेशंस लिया है, हुए हैं उसको प्रेगनेंसी में, देयर माइट बी द मीन्स सेम कॉम्प्लिकेशन अभी के प्रेगनेंसी में भी वो फेस कर सकती है। दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू आस्क ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है। फिर वहां पे उसको थ्रू आउट फर्स्ट प्रेगनेंसी में रिटेन प्लासेंटा था क्या, कुछ इन्फेक्शन हुआ था क्या, तो ये सब डिटेल पूछेंगे आप। फिर आप उसको पास्ट हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है कि वो डिजीज अभी भी कंटिन्यू हो, तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, हार्ट डिजीज, ऑक्यूपेशनल कुछ है वो। फिर पर्सनल हिस्ट्री में बाकी स्मोकिंग है क्या, अल्कोहल ले रही है क्या लेडी, या और एनी अदर ड्रग्स शी इज टेकिंग, तो ये सब चीजें आपको पूछना है। सो दिस कवर्स ऑल द हिस्ट्री टेकिंग। अब ये हिस्ट्री टेकिंग आपको सब में लिखना है। आपको क्वेश्चन अगर थियोरी में आता है, प्रैक्टिकल में पूछते हैं, केस टेकिंग अगर करते हैं, तो उसमें ये सारे पॉइंट्स कवर होना चाहिए। नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन। हाँ, हाउ मेनी एग्जामिनेशन शुड बी डन, आइडियली कितने विजिट होना चाहिए एंटीनेटल चेकअप के, दिस इज वन ऑफ द एमसीक्यू क्वेश्चन। हाँ,
कि कितने विजिट होना चाहिए इसमें? 4 visits. यस, 4 visits. 4 विजिट्स, करेक्ट, यस Visit. यस करेक्ट। अब इसमें ट्विस्टेड आंसर क्या है? मिनिमम 4 विजिट्स रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इंडियन लेडी है, पुअर लेडी है, तो फिर कितने? 4 रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए, कितने रहना चाहिए? 5. 5। आइडियली Ideal 5 every विजिट week रहना ना? चाहिए। हाँ, आइडियली देर इज 5 विजिट्स रहना चाहिए आइडियली, कि मतलब कितने कितने वीक्स में। जैसे फर्स्ट विजिट होता है 8 to 12 वीक्स में, दूसरा विजिट कब होता है? 14 to 20, ठीक है। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, हाँ, कि फर्स्ट विजिट कौन से वीक में होता है, ये आपको रटना है कि 8 to 12 वीक्स में, ठीक है। फिर 14 to 20 सेकेंड वीक, दो दो छोड़ के भी आप याद रख सकते हो। फिर 22 to 26 आता है, फिर 26 से फिर एक 27 छोड़ दिए तो 28 to 32 वीक रहता है। और फिफ्थ वाला विजिट जो है, लास्ट विजिट, वो 36 to 40 वीक्स में होता है, ठीक है। तो ये आइडियली रहना चाहिए। बट अगर इन केस पुअर लेडी है या वर्किंग लेडी है, शी इज नॉट एबल टू गो एंड विजिट, तो मिनिमम 4 विजिट तो होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया कि विजिट्स होना चाहिए एंटीनेटल कितने। अब विजिट में क्या क्या देखेंगे? अगर लेडी आ रही है एंटीनेटल क्लिनिक में, तो व्हाट ऑल पॉइंट्स यू विल चेक? क्या क्या देखेंगे? यस, Height, weight, हाँ, pallor है और क्या? हीमोग्लोबिन कैसा है? करेक्ट, एडिमा, ब्लड प्रेशर, हाँ शुगर करेक्ट, वगैरह देखेंगे, बड़ा है क्या? हम्म ब्रेस्ट करेक्ट, एग्जामिनेशन, हम्म फीटल हार्ट रेट, हम्म देन फंडल हाइट वगैरह देखेंगे, हम्म और देन करेक्ट, और वो मैच होता है कि नहीं पीरियड ऑफ अमेनोरिया से वगैरह, वो कैलकुलेट करेक्ट, करेंगे। करेक्ट, कि फीटल जेस्टेशनल एज जो है वो पीरियड ऑफ एमिनोरिया के साथ मैच हो रही है कि नहीं, ये देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स रहेंगे कि लेडी आई है ओपीडी में, आप उसका वेट देखेंगे, हाइट देखेंगे उसका, ठीक है। फिर बाकी के जो जनरल एग्जामिनेशन के पॉइंट्स देखते हैं हम लोग, पैलर देखते हैं, इक्टरस देखते हैं, एडिमा देखते हैं, बीपी देखते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। आईज भी देखते हैं, आपको प्यूपल्स कैसे है, फिर आईज में स्वेलिंग है क्या, ठीक है। फिर चेस्ट में ऑस्कल्टेशन करके देखना है, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, फिर फंडल हाइट देखते हैं, ठीक है। और फंडल हाइट को फिर मैच करते हैं कि यूएसजी और पीरियड ऑफ जेस्टेशन के हिसाब से फंडल हाइट है क्या प्रॉपर। अच्छा, किसमें फंडल हाइट विल बी मोर एज कंपेयर टू द पीरियड ऑफ जेस्टेशन? Hadramnios. यस, हाइड्रोमेनोस, यस, Twin pregnancy. पॉलीहाइड्रोमेनोस, ट्विंस हाँ, पे ट्विन प्रेगनेंसी pregnancy. और बिग प्रेगनेंसी, बेबी, करेक्ट, बिग बेबीज। करेक्ट, करेक्ट। सो ये सब कॉजेस भी आ गए इसमें, आपका पॉलीहाइड्रोमेनोज है, बिग बेबी है, ठीक है, ट्विन प्रेगनेंसी है। इसमें जो फंडल हाइट रहेगी वो ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू द जेस्टेशनल एज के हिसाब से, ठीक है। कम किस में रहेगी? पॉलीहाइड्रोमेनोज IUGR यानी, हाँ लिगोहाइड्रोमिनास या फिर Oligohydramnios. हाँ, एक सेकेंड सर, आंसर करो। ओलिगोहाइड्रोमेनोस है, आईयूजीआर है, लो बर्थ वेट बेबी है। तो इनमें क्या रहेगा कि जो फंडल हाइट है वो कम रहेगी एज कंपेयर टू पीरियड ऑफ जेस्टेशन। हाँ, तो दुबे सर का क्वेश्चन था कि व्हाट इज पॉलीहाइड्रोमेनोस? पॉलीहाइड्रोमेनोस मींस कि वेदर इज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, बहुत ज्यादा कलेक्ट हो जाता है जब प्रेग्नेंट लेडी के एब्डोमेन में, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीहाइड्रोमेनोस, ठीक है। Can anybody tell how much quantity? कितना कितना मतलब ज्यादा है? यस, more than 15, 50 यानी व्हाट? 50 व्हाट? 15, more than 15, 15 व्हाट? 15 fluid ml index. और amniotic Amnio- fluid index. यस, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। कैसे देखते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स? करेक्ट, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स देखते हैं। और अगर मोर देन 15 रहा एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, तो लेडी इज सेड टू हैव पॉलीहाइड्रोमेनोस, ठीक है। और अगर रफ आइडिया लेना है आपको, अगर नहीं आ रहा है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स का कैलकुलेट करना, तो आप रफ 2 to 3 लीटर्स तक के अगर फ्लूइड उससे ज्यादा है तो फिर पॉलीहाइड्रोमेनोस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया, हमने एग्जामिनेशन कर लिया। अब इन्वेस्टिगेशन करना है और फिर
लेडी को एजुकेट करना है। तो फर्स्ट विजिट में सबसे पहले हमने क्या क्या पॉइंट देखे, हिस्ट्री टेकिंग देखा, लेडी का एग्जामिनेशन किया और इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिए। हिस्ट्री में क्या क्या देखे हमने, पर्टिकुलर पेशेंट का हिस्ट्री देखा, उसकी चीफ कंप्लेंट्स क्या थी, पास्ट हिस्ट्री, ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री, ये पूरे पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, इम्यूनाइजेशन की हिस्ट्री पूछेंगे, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ एलर्जी। अब ये हर एक पॉइंट का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसकी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, आप लोग का हो गया होगा ऑलरेडी ये सब। तो इसमें छोटे छोटे चीजें हैं जो हर चीज आपको पूछने का इम्पोर्टेंस है। फिर आइडियली कितना है कि फर्स्ट 28 वीक में वंस अ मंथ, पहले स्टार्टिंग में कितना बुलाएंगे अपन 28 वीक्स तक कि वंस अ मंथ लेडी को बुलाएंगे। फिर 36 वीक्स तक ट्वाइस अ मंथ बुलाएंगे और लास्ट ट्राइमेस्टर में लेडी को एवरी वीक वंस अ वीक बुलाते हैं, ठीक है। मिनिमम 4 विजिट एएनसी के रहते हैं, 16, 24, 32 और फिर 36। दिस इज द एमसीपी कार्ड। ये इमेज बहुत ही ब्लर है, यू कैन सर्च इट आउट गूगल पे, आप देख के इसको अच्छे से कर सकते हैं। पीएसएम में भी आपको ये पढ़ाए होंगे, एंटीनेटल केयर में, मदर एंड चाइल्ड केयर कार्ड जो है। तो इसमें पूरा जो एक साइड का है वो पूरा मदर का पूरा डिटेल इसमें लिखते हैं सब चीजें, ठीक है। फिर सेकंड में ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कि कैसे ब्रेस्ट फीड करना चाहिए, उसका डिटेल रहता है। फिर इधर राइट साइड में जो है वो चाइल्ड का पूरा डिटेल रहता है, पूरी चीजें, ठीक है। एंटीनेटल में कितने विजिट्स हुए, क्या क्या एग्जामिनेशन हुआ, क्या क्या फाइंडिंग हुई, ठीक है। इसमें बच्चों का भी पूरा रहता है वैक्सीनेशन शेड्यूल। फिर अगर डायरिया होता है बेबी को तो कुछ जो गवर्नमेंट के रहते हैं वहां पे हिंदी या मराठी में पूरा डिटेल लिखा रहता है कि ट्रीटमेंट कैसे, ओआरएस ट्रीटमेंट कैसे देना है, और फीवर अगर हो रहा है बच्चों को तो बहुत सारी डिटेल्स उसमें मेंशन रहती है। तो दिस कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर बाद में क्या करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, उसमें पल्स देखो, रेस्पिरेटरी रेट है, एडिमा है, वेट, पैलर, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और ब्लड प्रेशर। हाँ, ये जनरल एग्जामिनेशन के पॉइंट्स है, ये अब सबको ही पता होंगे, पैलर कहाँ कहाँ देखते हैं। अच्छा, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आपका प्रैक्टिकल होता है, वाइवा होता है, ठीक है, और बेड साइड वाइवा रहता है, तो आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं डिटेल में पूछते हैं। दे आस्क ओनली कॉमन क्वेश्चंस। कॉमन क्वेश्चंस कैसे कि पेशेंट को पूछते हैं, चलो आप इसमें बताओ कि पैलर कहाँ देखोगे, लिवर कैसे पाल्पेट करोगे, स्प्लीन कैसे पाल्पेट करोगे, एडिमा कहाँ देखोगे। दीज आर द सिंपल क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड, ठीक है। बहुत बार हम लोग कॉम्प्लिकेटेड पढ़ लेते हैं बट सिंपल चीजें छोड़ देते हैं, ठीक है। तो दिस यू शुड नो थरोली, ठीक है। तो पैलर देखना है, पल्स देखना है, रेस्पिरेटरी रेट, एडिमा, फिर बीपी देखते रहना है, ठीक है। यूरिन देखना है, यूरिन में क्या देखते हैं एएनसी लेडी के, प्रोटीन यूरिया वगैरह, Albumin. प्रोटीन प्रोटीन यूरिया यूरिया, वगैरह करेक्ट, देखते हाँ करेक्ट। प्रोटीन यूरिया, एल्ब्यूमिनिया देखें। अगर प्रोटीन यूरिया है, हाइपरटेंशन है, एडिमा है तो क्या रहेगा लेडी? कॉम्प्लिकेशन एक्लेम्शिया, यस, हैं, रिस्क प्री प्रेगनेंसी में एक्लेम्शिया, कंसर्न। करेक्ट, प्री एक्लेम्शिया रहेगा, एक्लेम्शिया रह सकता है, हाइपरटेंशन, एडिमा है, प्रोटीन यूरिया है तो, ठीक है। वो स्ट्रिप्स आती है उसमें देखते हैं, ठीक है। फिर वेट तो मॉनिटरिंग करना है, और टोटल कितना वेट गेन होना चाहिए थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एमसीक्यू क्वेश्चन। 11 kg. 10 to 11 11 kg, kg. यस, 11 10 to kg. 11 kg थ्रू आउट प्रेगनेंसी में इतना वेट गेन होना चाहिए। फिर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ठीक है, कहीं पे क्रैक्ड है क्या निप्पल, या फिर और कोई कॉम्प्लिकेशन है क्या लेडी को, तो वो देखना है। फिर पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन आते हैं। पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या क्या देखेंगे, फंडल हाइट देखेंगे, फीटल हार्ट, हाँ फंडल हाइट देखेंगे। फिर एफएसएच सुनेंगे, फीटल हार्ट साउंड, फीटल का मूवमेंट कैसा है, फीटल के पार्ट्स फील हो रहे हैं क्या, मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो वो देखेंगे। फिर फीटस का लाई कैसा है, प्रेजेंटेशन कैसा है, ये सब चीजें देखेंगे। एब्डोमिनल स्कार है क्या, ठीक है। सो दीज ऑल थिंग्स वील सी इन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। अच्छा, अब एक एक चीज देखते हैं हम लोग कि अगर एडिमा है तो एडिमा से क्या पता चलेगा आपको, लेडी अगर आ रही है आपके
क्लिनिक में ANC है और एडिमा है. एनीमिया, हाइपरटेंशन, यस करेक्ट. हाँ एनीमिया है. ओके विल गो वन बाय वन. इसमें आपका कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी भी टॉपिक कवर हो जाएगा. अगर एनीमिया है तो अब क्या करेंगे? आपने देखा एडिमा है, लेडी को पैलर दिख रहा है, 2+ पैलर है. यू डिड द हीमोग्लोबिन टेस्ट एंड हीमोग्लोबिन इज लेस, say about 7. So what will be the if there is less than 7 hemoglobin, then पैरेंटल patient आईवी should आयरन देंगे. in parental iron, parental iron preparation. Hello. हाँ बोलो ना. एनीमिया कैसे ट्रीट करेंगे? एनीमिया इन प्रेगनेंसी. सिकलिंग टेस्ट. हाँ सिकलिंग करेंगे. करेक्ट. और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देते ना मैम, अगर बहुत हाँ ज्यादा है तो. हाँ लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब देंगे, किसको लेस देन देंगे? 5 IV iron. Less than 5 है, I think. IV iron देंगे. IV dextran. IV डेक्स्ट्रन देंगे. ओके IV सिंपल से चालू करो पहले. हाँ टैबलेट आयरन प्लस फोलिक एसिड देंगे मैम. 100 यस स्टार्टिंग में. करेक्ट. ठीक है सिंपल से चालू करो. अगर हीमोग्लोबिन आपका 7 to 11 ग्राम है तो फिर आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट जो है, जो नॉर्मल 100 देते हैं, 100 मिलीग्राम देते हैं, उसको 200 मिलीग्राम कर देंगे. ठीक है. हाँ Can we give vitamin B12 also? yes sir, we can give vitamin B12. बट डिपेंड्स कि मेगैलोब्लास्टिक अगर एनीमिया दिख रहा है आपको, तो देन विल गिव B12 और फॉलिक एसिड के फॉलिक एसिड ऑलरेडी देते ही है प्रेगनेंसी में, तो फेरस सल्फेट विद फॉलिक एसिड कॉम्बिनेशन IFA की टैबलेट्स आती है तो उसमें देते ही है, तो B12 कैन बी गिवन एडिशनल. तो सिंपल से चालू करेंगे. ठीक है. प्रिवेंशन के लिए क्या देते हैं, कितना आयरन देते हैं लेडी को? फॉलिक एसिड कब? 200 mg दे. फॉलिक एसिड 5 mg देते डेली. और आयरन 200 mg देते हैं फेरस सल्फेट. 5 mg 2 है to कि 3 times. 0.5 है? 5 माइक्रोग्राम है. 5 mg है ना, ठीक है. 5 mg है ना फॉलिक एसिड. माइक्रोग्राम 0.5 मिलीग्राम है और 5 माइक्रोग्राम है. ठीक है. इसमें बहुत बार हम लोग गड़बड़ कर देते हैं. ओके. ठीक है. हाँ, तो वो याद रखो आप. ठीक है. फिर आयरन फॉलिक एसिड्स की टैबलेट देना है. आयरन फेरस सल्फेट जो रहता है आयरन, तो वो 100 मिलीग्राम देते हैं प्रिवेंटिव. ठीक है, कि हर एक लेडी को देंगे. इनिशियली क्या देते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में? इनिशियली 1 to 3 मंथ्स तक फॉलिक फॉलिक एसिड. हाँ वाई? करेक्ट. फर्स्ट फॉलिक एसिड देते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं होने के लिए. दिस इज ऑल्सो MCQ क्वेश्चन. ठीक है. डोजेस का आपको MCQ क्वेश्चन आ सकता है, और वाई फॉलिक एसिड इज गिवन ऐसा भी आ सकता है. ठीक है. और कितना देना चाहिए वो भी रहेगा. ठीक है. टोटल जो है आयरन फॉलिक एसिड की 100 टैबलेट्स जाना चाहिए थ्रू आउट प्रेगनेंसी में. उसमें स्टार्टिंग में आपको प्रिवेंशन में 0.5 मिलीग्राम देना है फॉलिक एसिड. ठीक है. और आयरन कितना रहेगा फेरस सल्फेट का? 100 मिलीग्राम. ये प्रिवेंटिव देंगे. और अगर आपको एनीमिया डिटेक्ट होता है, एनीमिया इन द केस 7 to 11 अगर हीमोग्लोबिन है लेडी का, तो क्या करेंगे कि 100 मिलीग्राम PD कर देंगे, 2 टाइम्स अ डे कर देंगे, या फिर 200 मिलीग्राम का आयरन का टैबलेट कर देंगे. ठीक है. और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? वॉच रखेंगे लेडी को कि अगर ओरल देने से. हाँ वन मोर थिंग कि one of the cause for anemia is what? Worms. ठीक है. Worms है. हाँ तो एल्बेंडाजोल. हाँ न्यूट्रिशन इज ऑल्सो. न्यूट्रिशन तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉज इज न्यूट्रिशन. इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज इज माल न्यूट्रिशन. ठीक है. न्यूट्रिशनल रहता है, प्रॉपर डाइट वगैरह नहीं है, उसकी वजह से होगा. फिर वर्म्स है तो वर्म्स के लिए एल्बेंडाजोल देंगे. ठीक है. व्हाट विल बी द डोज ऑफ एल्बेंडाजोल? 400 mg.
400 mg करेक्ट, 400 मिलीग्राम का सिंगल डोज एल्बेंडाजोल का देंगे, और वो भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देंगे। ठीक है, ये दे दिया आपने, आयरन चालू कर दिया, डोज बढ़ा दिया, वॉच करेंगे लेडी को। और उसके बाद कितने दिन में 1 ग्राम बढ़ता है हीमोग्लोबिन? 7 days में 0.7 to 1 ग्राम Yes. बढ़ता है, यानी पर वीक। यस, वेरी गुड, यस करेक्ट, पर पैरेंटल वीक और ओरल 1 ग्राम both बढ़ता the है, same. यस करेक्ट, पर वीक 1 ग्राम बढ़ता है जब आपने आयरन थेरेपी स्टार्ट किया तो। ठीक है, तो आपको वॉच रखना है कि लेडी का बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो देन यू गो फॉर अदर मेजर्स, कि फिर इंजेक्टेबल पे जाओ या फिर उसी को डबल करो। और अगर जीएमसी में आपने देखे होंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी गिने चुने लेडी को 3 है, 4 है हीमोग्लोबिन, और बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन अगर दिख रही है, देन दे गिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, और Less फिर than 5 में पेरेंट्रल देते आयन हैं थेरेपी लेस देन 5, हाँ 4 है, 5 है, में। जीएमसी में तो आपको दिखेंगे 4 वाले, ऐसी लेडी चलते हुए आती है। ठीक है, देख के लग जाता है कि अरे बाप रे 4 में कैसे चल रही है ये, और उसको फिर चालू कर देते हैं। पेरेंट्रल आयरन भी सुक्रोज देते हैं ज्यादातर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इट इज इजीली अवेलेबल। ठीक है, आयन सुक्रोज और ब्लड ट्रांसफ्यूजन फिर देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई कि देना है, एक से नहीं हो रहा तो फिर दूसरी चीजें देना है। तो दिस इज एनीमिया इन प्रेगनेंसी इज वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आपको पूछ ही सकते हैं एनीमिया, मैंने बताया था कि एनीमिया इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई भी आपको अलाइड में कुछ ना कुछ तो रहेगा ही एनीमिया पे, तो ये पूरा रट लो ये पूरे। अच्छा, फॉर्मूला क्या है पेरेंट्रल आयन थेरेपी का? 4.4 multiplied by body weight in kg multiplied by हाँ, hemoglobin deficit. yes, very good, correct, Hemoglobin 4.4 into body weight into Weight. hemoglobin deficit। hemoglobin हाँ, deficit. हीमोग्लोबिन डेफिसिट यानी जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, समझो 14 है तो 14 माइनस पेशेंट का हीमोग्लोबिन, 14 माइनस 10 कितना आएगा? 4 आएगा, और जो भी उसका कैलकुलेशन होगा उतना आपको आयरन देना है लेडी को, या तो आप एक साथ दे सकते हैं या थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं। ठीक है, इंडिकेशन फॉर पेरेंट्रल आयन थेरेपी वो आता है। व्हाट इज द इंडिकेशन फॉर पेरेंट्रल आयन थेरेपी? Intolerance to oral हाँ, iron, malabsorption of iron, severe iron करेक्ट, deficiency, and हम्म renal disease में जो Patient on erythropoietin erythropoietin. हम्म लेने वाले करेक्ट करेक्ट, और non compliance to oral iron। यस करेक्ट। ठीक है, कम से कम आपको 4-5 पॉइंट्स आना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट नोट ही आता है, 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो अपने वापस से एएनसी में आ जाते हैं। हाँ Less HB, hemoglobin is less. हाँ, यस करेक्ट, हीमोग्लोबिन अगर कम है तो तभी देंगे, दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन। ओके, The first point, ना मैम? हाँ करेक्ट। अभी हाँ, अब कहाँ थे हम लोग? तो अब इन्वेस्टिगेशन पे आएंगे। हमने ये देख रहे थे कि अगर एडिमा है तो लेडी को क्या क्या चीजें रह सकती है। एडिमा किस में रहेगा? एडिमा एक तो हमने एनीमिया में देखे थे, फिर हाइपरटेंशन अगर लेडी को है, एक्लिम्शिया है, प्री एक्लिम्शिया है। ठीक है, तो ये कंडीशन में एडिमा रहेगा। दूसरा, अगर वेट गेन हो रहा है, व्हाट विल यू सस्पेक्ट एंड हाउ मच वेट गेन शुड बी देयर पर मंथ? हर एक मंथ में अगर लेडी आ रही है तो कितना वेट उसका बढ़ना चाहिए? अभी आपने बोला 2 kgs। 1 kg। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 kg, सेकंड में 5 kg और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी 5 kg। करेक्ट। ठीक है, मिनिमम एटलीस्ट 1 kg तो 11 रहना चाहिए। हाँ, मिनिमम 1 रहना चाहिए, और थ्रू आउट प्रेगनेंसी में 11 kg होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अगर वेट गेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो फिर सस्पेक्ट क्या करेंगे? प्री एक्लेम्शिया हो सकता है लेडी को, तो वो आपको देखना है। दूसरा, अगर वेट कम बढ़ रहा है, लेडी का वेट ही नहीं बढ़ रहा है, देन यू विल सस्पेक्ट दैट आईयूजीआर, यानी आईयूजी हो सकता है, या आईयूजीआर फिटल ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है। ठीक है, फिर बीपी देखना है। बीपी अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है, देन अगेन प्रीक्लेम्शिया एक्लेम्शिया हो सकता है। रेस्ट एडवाइस करो और हायर सेंटर में उसको रेफर कर दो लेडी को। फंडल एग्जामिनेशन करो, फंडल एग्जामिनेशन में पूरा फंडल हाइट वगैरह देखो, प्रेजेंटेशन देखो। ठीक है, और फिटल हार्ट रेट देखो। तो ये सब चीजें, हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो है उसको फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट
थ्रू आउट द प्रेगनेंसी देना है आपको। इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं? यस, hemoglobin, CBC, 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 ब्लड ग्रुप, blood group, नरिश टाइप HIV, का, HPSAG, आरबीएस, PDRL, करेक्ट, urine routine, शुगर, blood करेक्ट, sugar, ठीक है। ब्लड शुगर, urine हाँ, urine और routine, करेक्ट, ठीक है। एचबीएसएजी करते हैं, आरबीएस करते हैं, HIV टेस्टिंग, वीडीआरएल करते हैं, एचआईवी, ये कंपलसरी है, ये आपको करना ही है हर एक इसमें, ठीक है। T3 T4 TSH भी करते हैं, ब्लड ग्रुप है। मगर अब तो कोविड भी डाल देंगे ना? अब तो कोविड भी आ जाएगा, अभी अभी के सिनेरियो में कोविड मैम तो है ही स्टूल सब भी में। आ जाएगा ना इसमें? स्टूल स्टूल नहीं भी डालेगा आएगा, क्या अगर स्टूल वंस का है तो? कंपलसरी नहीं है, नहीं, स्टूल इज नहीं है। नॉट लाइक कंपलसरी नहीं है, नहीं। स्टूल इज एडिशनल, अगर आपको लग रहा है एनीमिया है और उसका दे ही देते हैं वर्म्स के लिए, स्टूल एग्जामिनेशन नहीं कराते हैं यूजुअली, हाँ अनलेस एंड नहीं, लेकिन अनटिल अगर अगर लिखा कुछ लगा तो। हाँ, लिखते वक्त आंसर में लिख सकते हो आप, बट प्रैक्टिकली ज्यादा स्टूल एग्जामिनेशन नहीं करते हैं। बाकी के जो हाँ ब्लड इन्वेस्टिगेशन है वो करते हैं, यूएसजी करेंगे, ठीक है। मैम स्टूल यूरिन इज एग्जामिनेशन इम्पोर्टेंट, फॉर हाँ। स्टूल एग्जामिनेशन क्यों करते हैं मैम? स्टूल एग्जामिनेशन वर्म्स देखने के लिए, और या ऑकल्ट ब्लड देखने के लिए। अगर एनीमिया है लेडी को, अगर कॉज नहीं पता चल रहा है आपको एनीमिया का, तो फिर वर्म्स देख सकते हैं स्टूल पे। फिर ऑकल्ट ब्लड यानी उसको ब्लड तो नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब हीमोरॉइड्स तो नहीं है, या ब्लड स्टूल पे तो नहीं जा रहा है, तो रूल आउट करने के लिए वो कॉज, बाकी अदरवाइज और कोई रीजन नहीं, ठीक है। यस मैम, याद आ गया। ओके ओके, कॉलेरा ठीक के है। लिए यूज करते हैं मैम, हाँ, करेक्ट हैंगिंग सर, ड्रॉप। वेरी गुड। यस यस, वेरी गुड। नागेश सर ने बताया कि कॉलेरा के लिए हैंगिंग ड्रॉप प्रिपेयर ये रहता है, स्टूल में फॉर्मेशन दिखता है। दिस इज एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं। एमसीक्यू में ऐसे ही आते हैं आपको, कुछ कुछ सिंड्रोम्स है, कुछ ऐसे अलग अलग नाम आते हैं। ओके, तो ये सब इन्वेस्टिगेशंस हो गए। फिर अभी रिस्क, हाई रिस्क प्रेगनेंसी किसको बोलेंगे हम लोग? एक तो बहुत एल्डरली लेडी है, अबव 30 है, तो एल्डरली हो गए। अभी आजकल तो यूजुअली मैरिज ही लेट होती है, तो सभी एल्डरली लेडी आते हैं कैटेगरी में। फिर शॉर्ट स्टैटर्ड है, हाइट कम है, फिर किसी का अगर माल प्रेजेंटेशन है, फिर एपीएच है, या थ्रेटेंड अबॉर्शन हो चुका है, प्री इक्लेम्शिया, इक्लेम्शिया, दीज आर ऑल हाई रिस्क केसेस। एनीमिया है, ट्विंस है, आईयूएफडी है, स्टिल बर्थ है, एल्डरली ग्रैंड मल्टीपेरा है, 5-6 बच्चे हो गए उसके बाद और हो रहे हैं, प्रोलॉन्ग्ड प्रेगनेंसी चल रही है, ठीक है। इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट लेके, हाँ, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रूशियल थिंग। अभी कैसे है, इनफर्टिलिटी इज वेरी कॉमन, एक छोड़ के दूसरे पेशेंट दे टेक द ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी, और फिर वो ट्रीटमेंट लेके जब कंसीव करते हैं तो देर आर मोर कॉम्प्लिकेशन। पहले ही उन्होंने ऑलरेडी इतना कॉम्प्लिकेशन लिया है, ट्विंस ज्यादा कर होते हैं इनफर्टिलिटी से, या और देर माइट बी अदर रिस्क ऑल्सो। सीजेरियन सेक्शन अगर हो चुका है प्रीवियस, तो दैट इज ऑल्सो अ रिस्क पेशेंट, ठीक है। फिर ये हो गया फर्स्ट विजिट में। सेकंड विजिट में जब आती है तो फिर पेशेंट का एक कंप्लेन, जनरल एग्जामिनेशन, जेस्टेशनल एज देखो, फिटल मूवमेंट, हेल्थ एजुकेशन, प्रोफाइलैक्सिस, ट्रीटमेंट, एनीमिया, ये सब प्रॉपर एक्सप्लेन करो लेडी को, ठीक है। फिर सेकंड विजिट में आती है, तब पूरा फंडल हाइट सब मेजर करना है। मल्टीपल प्रेगनेंसी है उसका देखना है आपको कि मल्टीपल प्रेगनेंसी का तो रिस्क नहीं है। प्री क्लेम्शिया थर्ड विजिट में, प्री क्लेम्शिया देखो, मल्टीपल प्रेगनेंसी, एनीमिया और आईयूजीआर। फोर्थ विजिट में क्या करो? फोर्थ विजिट में अब लास्ट टाइम आ रही है लेडी, लास्ट सेमेस्टर है, तो लायक है कैसा है, प्रेजेंटेशन कैसा है, पोजीशन कैसा है बेबी का, बर्थ की प्लानिंग कैसी है, मतलब वेजाइनल डिलीवरी होगी या सीजेरियन होगा तो कैसे, वो सब प्लान करना है, ठीक है। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम लोग को नंबर्स याद नहीं रहते हैं, लेकिन बहुत सिंपल है याद रखने के लिए, 300-600 करके। एंटायर प्रेगनेंसी में कितने किलो कैलोरीज पर डे चाहिए रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो 300 किलो कैलोरी पर डे एक्स्ट्रा चाहिए प्रेगनेंसी में। और लैक्टेशन अगर कर रही है लेडी, तो वो बनाते हैं ना घर में, दादी होगी या फिर मम्मी वगैरह लड्डू बनाते हैं, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। द रीजन इज दिस ओनली कि एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो 600 किलो कैलोरी पर डे
लगता है लैक्टेशन में। ठीक है, फिर सप्लीमेंट्री डाइट्स है। अब एडवाइस पे आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट है कि अब आप एडवाइस क्या करोगे मदर को ड्यूरिंग फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर। यस, एनीबडी? एडवाइस क्या करेंगे मदर को फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में? प्रोटीन डाइट। यस, प्रोटीन डाइट। और 2 टाइम और का क्या खाना डाइट जो बोले? रहता है 2 मील्स के अलावा एक इवनिंग क्या? रिफ्रेशमेंट लेना चाहिए, इवनिंग स्नैक्स यस, लेना चाहिए यस, करेक्ट। मतलब और डिवाइडेड रेस्ट भी लेनी फूड है। उसका डिवाइडेड। हाँ, करेक्ट। प्रॉपर रेस्ट। रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हेवी चीजें नहीं उठाना वगैरह। हाँ, करेक्ट। वेट लिफ्टिंग, लिफ्टिंग ऐसी नहीं वेट करना, उठाना वेट नहीं है। लिफ्टिंग नहीं करेक्ट। करना। हम्म। एडिक्शंस वगैरह और कोई एडिक्शन होल्ड होंगे तो वो करना। स्टॉप करना हाँ, है। करेक्ट। यस, करेक्ट। एडिक्शन अगर ले रही है, अल्कोहल है, टोबैको, उसको स्टॉप करना है। और Happiness should be there. हैप्पीनेस, यस, वेरी गुड। इम्पोर्टेंट हैप्पीनेस। लेडी Walking. अगर खुश रहेगी, वॉकिंग, वॉकिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और मेंटल प्रिपरेशन उसका। यस, मेंटली प्रिपेयर करेंगे। फियर जो भी होगा, उसकी क्वेरीज होगी, वो सब उसको सॉल्व करेंगे। और फोलिक प्रॉपर एसिड जो फॉलोअप भी और चेकअप। मेडिसिन प्रॉपर दिए वो फॉलोअप और प्रॉपर चेकअप। लेना है। हाँ, करेक्ट। मेडिसिन प्रॉपर लेने के लिए एडुकेट करना है लेडी को, प्रॉपर फॉलो अप लेना है। ठीक है, ओके। तो ये फर्स्ट और सेकेंड वॉच ट्राइमेस्टर करना में है डेंजर साइंस। टिटेनस। हाँ, डेंजर साइंस। यस, टीटी के इंजेक्शन। यस, कितना देते हैं टीटी? कब कब देते हैं? 0.5 ml 2 doses। एट द 6th हाँ, वीक। करेक्ट। 2 डोजेस। 6th वीक में देना है एक। यस, और अगर तभी भी नहीं दे रहे हैं तो लास्ट ट्राइमेस्टर में 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली। यस, करेक्ट। ठीक है, 2 टाइम्स देना है। 2 डोज देते हैं टीटी के। स्टार्टिंग में एक देना है 6 वीक्स तक, और बाद में फिर लास्ट ट्राइमेस्टर में देना है। ठीक है, इन केस अगर लास्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपके पास लेडी आ रही है, फर्स्ट इसमें नहीं आई है और कुछ हिस्ट्री नहीं पता चल रही है, तो भी आपको सिंगल डोज दे देना है टीटी का। ठीक है। तो अभी वो अभी इंजेक्शन ऐड हुआ है। हाँ, कैल्शियम भी देना है ना मैम पेशेंट हम्म, को? कैल्शियम। एक कैल्शियम, हाँ, कैल्शियम भी देंगे। देखो, ट्रीटमेंट पार्ट में एक मिनट म्यूट कर लो, कैल्शियम। somebody has unmuted। कैल्शियम देंगे। किसी का बच्चे है चिल्ला रहा है। ओके, ओके, ओके। कैल्शियम भी देंगे। कितना देते हैं कैल्शियम? 500 mg टैबलेट देते हैं। 500। हाँ, 500 करेक्ट। mg 500 मिलीग्राम देते हैं। ठीक है, बीडी। आइडियली 1 ग्राम है, 1 ग्राम है डेली डोज उसका। बीडी देते हैं। 500 बीडी, हाँ, बीडी। ठीक है, तो 1 ग्राम टोटल डेली जाना चाहिए। कैल्शियम देते हैं, आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स देना है, और टीटी के इंजेक्शन लगते हैं। बस ये 2 चीजें हैं कि डेली देना है। और एडिशनल अगर कुछ कंडीशन है लेडी का, तो एडिशनल मेडिसिन ऐड करते हैं। अदरवाइज नथिंग शुड बी गिवन। तो डाइट एडवाइस करना है आपको। मैम डाइट में क्या बोला? हाँ, मैम कैल्शियम सेकंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करते हैं ना कि फर्स्ट इससे देते हैं? नहीं नहीं, फर्स्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर से देते हैं 2 कि वीक्स में सेकंड? नहीं। फर्स्ट 2 वीक, नहीं 3 देते मंथ्स ना। तक सिर्फ फॉलिक एसिड देते हैं। बाद में फिर फॉलिक आयरन एसिड कैल्शियम देते स्टार्ट करते हैं। हाँ, करेक्ट। हैं सेकंड ट्राइमेस्टर से। हाँ, सेकेंड ट्राइमेस्टर से चालू करेंगे आफ्टर 3 मंथ्स। ओके, तो पहले डाइट एडवाइस करेंगे। डाइट में क्या क्या देखे हम लोगों ने कि डिवाइडेड थोड़ा थोड़ा करके उस खाने के लिए बोलना है। और जो पूरा सब चीजें रहना चाहिए डाइट में। क्या? वेजिटेबल्स रहना चाहिए, पल्सेस रहना चाहिए, फ्रूट्स रहना चाहिए। ठीक है, प्रोटीन रहना चाहिए, खाना सब चीजें रहना चाहिए। रेस्ट होना चाहिए। एमसीक्यू क्वेश्चन है, कितना रेस्ट रहना चाहिए? नंबर्स आते हैं 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स। तो 8 आवर्स एट नाइट और 2 आवर्स इन द आफ्टरनून, तो टोटल 10 आवर्स की रेस्ट होना चाहिए। फिर लेफ्ट लैटरल पोजीशन में सोने के लिए बोलेंगे, थोड़ा वॉकिंग करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, और बाकी लेडी को वार्न करेंगे कि अगर आपको हेडेक होता है, एडिमा होता है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो आप इमीडिएटली इन्फॉर्म करो। तो ये हो गया फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में। अब अगर लास्ट ट्राइमेस्टर में लेडी आ रही है, तब क्या एडवाइस करेंगे?
डिस्चार्जेस अगर हो रहे हो पेन करेक्ट, कि उसको फॉल्स लेबर पेन के बारे में समझाएंगे, ट्रू लेबर पेन के बारे में समझाएंगे, फिर कहीं भी ट्रैवलिंग करने के लिए मना करेंगे उसको कि ज्यादा आप ट्रैवल मत करो, ठीक है। फिर हैवी वर्क नहीं करने के लिए बोलेंगे, फिर उसके साथ मिलके आपको कहाँ पे डिलीवरी होगी वो प्लानिंग करने का है, डिलीवरी का प्रिपरेशन करने का है, ठीक है। और फिर लेडी को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में एक्सप्लेन करना है, क्योंकि अब लास्ट सेमेस्टर है, अब उसकी डिलीवरी होने वाली है, बेबी आने वाला है, तो उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो ब्रेस्ट फीडिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो और बाकी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स रहती है, उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर कॉन्ट्रासेप्शन की भी आगे मेथड्स का बताएंगे उसको, ठीक है। तो ये हो गया एडवाइस की क्या करेंगे हम लोग लास्ट सेमेस्टर में। हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोलेंगे थ्रू आउट, कि डेली बात लो, हॉट वाटर बात लो, बाउल केयर की, प्रॉपर फ्लूइड ज्यादा लो, मिल्क लो ताकि मोशन अच्छे से हो। ब्रेस्ट केयर करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज में मॉडरेट एक्सरसाइज, थोड़ा सा हेवी वेट नहीं लिफ्ट करना है, बहुत देर तक खड़े नहीं रहना है, टाइट क्लोथ्स नहीं पहनना है, ठीक है। हील्स वाले जो सैंडल्स है वो नहीं पहनना है, ये सब एडवाइस करेंगे हम लोग, ठीक है। ड्रेसिंग हो गया, अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स अगर ले रही है तो स्टॉप करना है, ठीक है। अब जो हम लोग रेस्ट देखे, 8 आवर्स नाइट, 2 आवर्स मिड डे मील में रहना चाहिए। फिर कॉइटस अवॉइड करने के लिए बोलना है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी और लास्ट 6 वीक्स में भी। वार्निंग साइंस लेडी को समझा देना है कि आपको हेडेक आ रहा है, ब्लड विजन, कन्वर्जन्स, ब्लीडिंग हो रही है, फीवर हो रहा है, तो इमीडिएटली आपको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। अब जब लेडी फर्स्ट टाइम अगर आपके पास आती है, हाई रिस्क मदर है, तो फर्स्ट टाइम में हम लोग हाई रिस्क में क्या क्या देखेंगे कि एक तो एज कैसी है लेडी का, अगर एज कम है तो हाई रिस्क केस में जाएगी। फिर शॉर्ट स्ट्रेचर कैसा है, तो अगर शॉर्ट स्ट्रेचर है तो भी जाएगी। अगर बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री लेके कोई लेडी आ रही है, बार बार कंसीव कर रही है, अबॉर्शन हो जा रहा है, स्टिल बर्थ हो जा रहा है, न्यूनेटल डेथ हो जा रही है, तो हाई रिस्क में उसको डाल देंगे, ठीक है। सीजेरियन सेक्शन हुआ है तो उसको हाई रिस्क में डालेंगे। हिस्ट्री ऑफ प्री एक्लेम्पशिया की हिस्ट्री लेके आ रही है, पीपीएच है, रिटेन प्लासेंटा है, ठीक है। फिर अगर हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, रीनल डिजीज है, तो वो कंडीशन भी हम लोग हाई रिस्क में डालेंगे। एचआईवी वाली लेडी है, हाँ। अब ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बोली, ये हर एक में शॉर्ट नोट आ सकता है आपको। डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, उसमें क्या करेंगे? एचआईवी पॉजिटिव मदर है तो उसका कैसा करेंगे? आरएच नेगेटिव मदर है तो उसका डिलीवरी कैसे रहेगी, ठीक है। तो ये सब एक 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 टॉपिक है। यस, एनीबडी नोज आरएच नेगेटिव अगर मदर है तो हाउ डू वी कंडक्ट डिलीवरी, और उसमें क्या इंपॉर्टेंट है करना? यस, प्रेगनेंसी। यूजुअली RH पहले नेगेटिव डिलीवरी मदर है में तो कुछ होता नहीं है ना? हाँ, पहली डिलीवरी में कुछ होता नहीं है आरएच का, इनकम्पेटिबिलिटी का? हाँ, पहले इसमें नहीं होता है, सेकंड हाँ, में हो सकता है, सेकंड में करना बट पड़ता है। उसका डिलीवरी कैसे करेंगे आरएच नेगेटिव वुमेन का? हाँ सर मैम बोल आफ्टर रहे थे शायद कुछ। डिलीवरी इंजेक्शन एंटी-डी इंजेक्शन हाँ एंटी करेक्ट, वेरी 24 गुड। आवर्स। यस, एंटीडी देंगे उसको, ठीक है, विद इन 24 आवर्स देंगे। तो आरएच नेगेटिव जो है, जैसे अभी ये रुचिता मैडम ने बताया कि फर्स्ट जो अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी रही तब उसमें कुछ होगा नहीं, बट अगर सेकंड, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में इतना सेंसिटाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड हो रहा है, सेकंड टाइम अगर कंसीव कर रही है, तो फिर उसमें एंटी-डी के इंजेक्शन देना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंटी-डी कितना देते हैं डोज? 300 माइक्रोग्राम देते हैं एंटीडी, ठीक है। 300 माइक्रोग्राम एंटीडी आईएम देते हैं लेडी को, और डिलीवरी विद इन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी देना है। हाँ करेक्ट। और बच्चों को देंगे क्या? नहीं, मदर को देंगे। हाँ करेक्ट। ओनली मदर को हाँ, मदर को ही देंगे, बच्चों को नहीं देंगे। ऐसे भी कंफ्यूज करते हैं बहुत बार वाइवा के टाइम की, अब बच्चों को गई है एंटीबॉडीज तो बच्चों को दे देंगे, मैडम बच्चों को नहीं देना है, मदर को ही देना है, बिफोर डिलीवरी देना है, ठीक है। तो
अगर बिफोर डिलीवरी दिया तो वैसे ही फिटो प्लेसेंटल इससे बेबी को चला जाएगा, ठीक है। सो मदर शुड बी गिवन, और फिर बाकी का केयर लेना है, सब चीजें, बच्चू है तो बच्चू का पूरा केयर लेना है, बट इम्पोर्टेंट इज एंटीडी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है लेडी को तो उसका कैसा ट्रीटमेंट करेंगे, ये सब शॉर्ट नोट के टॉपिक्स है छोटे छोटे, 2 मार्क्स 5 मार्क्स ऐसा आपको आ सकता है। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का कैसा है ट्रीटमेंट, बहुत बार आती है ना लेडीज की, बार बार मतलब अबॉर्ट हो जाता है, और फिर देखेंगे तो सर्विक्स इनकॉम्पिटेंट रहती है, ठीक है। बेड रेस्ट दी इनकॉम जाती है। बेड रेस्ट, वेरी गुड, बेड रेस्ट देते हैं, और Os dilated. क्या करेंगे, डायलिटेशन, सर्वाइकल टाइटनिंग करेंगे। यस वेरी गुड, मैम सुचरिंग सर्वाइकल Stitch लगा टाइटनिंग, के सूचरिंग, यस stitches. यस, स्टिचेस करते हैं सर्वाइकल, ठीक है, सूचरिंग करते हैं। पहला सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस यानी क्या है कि सर्विक्स यूजुअली कैसे रहना चाहिए, सर्विक्स सॉफ्ट नहीं होना चाहिए एकदम, जब लेबर स्टार्ट होता है तभी सॉफ्टनिंग होती है, हमने लास्ट Mature लेक्चर में लेबर में देखे थे, हाँ, कि मेच्योर होती है, सॉफ्ट होती है और फिर डिलीवरी हो जाता है। बट जिसकी सर्वाइकल, जिसको इनकॉम्पिटेंस रहती है, उसका सर्विक्स का लेंथ भी छोटा रहता है और प्री मेच्योर सॉफ्ट हो जाती है जल्दी से सर्विक्स, और डायलेट हो जाती है, और डायलेट होने के वजह से क्या होता है कि जल्दी से रप्चर होके बेबी एक्सपल होके बाहर आ जाता है, ठीक है। तो अब ये चीज नहीं होना चाहिए, इसीलिए पहले पूरा एग्जामिन करना है और देखना है रीजन की सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है क्या। और लेडी को क्या कंप्लेंट्स क्या लेके आएगी, बस कि एएनसी है, थोड़ा सा बोलेगी बैक एक हुआ, और थोड़ा म्यूकोइड ऐसा रेडिश मिक्स ब्लड डिस्चार्ज हुआ, और हो गया डिलीवरी, बैक ऑफ मेम्ब्रेन्स रप्चर होके और डिलीवर हो गया, तो ऐसा कंप्लेंट लेके आएगी लेडी। तो इन्वेस्टिगेशन करना है, इन्वेस्टिगेशन में यूएसजी में सर्विक्स का लेंथ देखते हैं, ठीक है। सर्विक्स का लेंथ अगर छोटा है और स्पेसिफिक शेप कैसा रहता है, सर्विक्स कैसा फनल शेप सर्विक्स हो जाती है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस में, ठीक है। और सर्विक्स का लेंथ अगर छोटा आपको पहले ही दिख रहा है तो चांसेस है कि इसको सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस रहेगा। तो उसका फिर ट्रीटमेंट में क्या करेंगे कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे, और उसमें क्या करते हैं, सर्वाइकल टाइटनिंग करते हैं, सूचरिंग करते हैं, प्रोफाइलेक्टिकली 16 वीक में करते हैं और एडमिट करके रखते हैं लेडी को। और अलग अलग वेज है गायनेकोलॉजिस्ट के, बस हमको इन जनरल याद रखना है कि बेड रेस्ट और विद सर्वाइकल टाइटनिंग कराना है। और वो कब तक रखना है, 37 वीक्स तक, यानी मेच्योर होने तक बेबी के, और उसके बाद फिर लेबर, फिर तो डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। तो तब तक हमको उसको कैरी करना है। तो कोई कोई लेडीज है कि टाइटनिंग करने के बाद भी वो खुल जाते हैं, तो उनको फिर थ्रू आउट प्रेगनेंसी फिर बेड रेस्ट रखते हैं, हॉस्पिटलाइज भी रहते हैं 2-3 महीने, एक लास्ट ट्राइमेस्टर में 1 आध महीना, और फिर उनका डिलीवरी होती है, ठीक है। तो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, ठीक है। फिर और क्या है, और कौन से टॉपिक्स आते हैं आपको, प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन जो होते हैं, रिकरेंट अबॉर्शन का क्या है, इन्फेक्शंस होते हैं, तो विच आर द कॉमन इन्फेक्शंस इन प्रेगनेंसी, रूबेला Rubella. टॉर्च, हाँ, रूबेला होता है, टॉर्च होता है, सिफिलिस होता है, साइटोमेगेलो वायरस होता है, ठीक है। तो ये सारे इन्फेक्शन रहते हैं, तो इससे भी दीज आर आल्सो द कॉज फॉर अबॉर्शन, ठीक है। तो फिर इन्वेस्टिगेशंस करो प्रॉपर, और उसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स जो सेफ है, जैसे पेनिसिलिन दे सकते हैं, एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं प्रेगनेंसी में, वो देना है आपको, ठीक मैम है। एमटीपी पे फिर आता है ना क्वेश्चन। एमटीपी, हाँ, एमटीपी में भी क्वेश्चन आता है, एमटीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ, एमटीपी बताओ, किसको मालूम है एमटीपी? Medical एमटीपी, termination of pregnancy before 12 weeks यस, क्या है or एमटीपी, कैसे करते by हैं? medical officer हाँ, before 20 weeks. और एमटीपी का कैसे करते हैं एमटीपी? उसके ग्राउंड्स रहते हैं मैम,
जब हाँ, क्या कॉन्ट्रासेप्शन क्या? फेलियर है, रेप केसेस है, हम्म फिर हैंडीकैप्ड है, या मतलब फिजिकल एंड अनवांटेड मेंटल एबनॉर्मेलिटी है। हम्म और और उसमें लीगल कंसेंट ग्रेवियस रहता है। इंजरी, हम्म या फिर मेंटली रिटार्डेड है प्रेग्नेंट लेडी, या हम्म मेंटल हेल्थ उसकी कॉम्प्रोमाइज्ड है तब। करेक्ट। ओके, कितना एज लिमिट क्या है लीगल, कितने वीक्स तक कर सकते हैं? 12 वीक्स तक। 12 12 20 वीक्स तक। 12 to 20 वीक्स है ना मैम? 20 20 weeks. 20 वीक्स है, बट अभी जो 2021 MTP में लॉ आया था, एमटीपी एक्ट आया था, तो उसमें MTP 24 Act. वीक्स तक, हाँ, एमटीपी एक्ट में 24 वीक्स तक एक्सटेंड किए थे। और लेकिन ग्राउंड्स था कि इन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, जो बोलते हैं ना, वो था कि इन सर्टेन केसेस 24 वीक्स तक अलाउ किए थे। ठीक है, बुक्स में 20 वीक्स दिया है। ठीक है, तो एमटीपी 20 वीक्स तक कर सकते हैं। ठीक है, और एमटीपी लीगली मेडिकल ऑफिसर ही कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो हमको सिर्फ रेफर बताना है। ठीक है, दूसरा इंडिकेशन एमटीपी कब बोलते हैं? अगर मदर की हेल्थ को हार्म हो रहा है, ठीक है, या बेबी को कुछ जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी पता चल रही है, या इट प्रेगनेंसी इज ड्यू टू रेप, और कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर अगर हो गया है, ठीक है, और या फिर कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशन अगर मदर और बेबी को होता है, तो वी गो फॉर एमटीपी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मेडिकल ऑफिसर को पहले तो लेडी का पूरा कंसेंट लेना है। ठीक है, अगर लेडी खुद ले सकती है, मतलब एजुकेटेड है, तो खुद साइन कर सकती है, या फिर उसके साथ में अगर कोई गार्जियन है तो उसका लेना है। कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, रिकॉर्ड रखना है पूरा, डिटेल्स चीजें। ठीक है, तो रिकॉर्ड लेने के बाद में क्या करेंगे हम लोग? उसका पूरा हिस्ट्री पूछेंगे लेडी का, कि कुछ और कोई पास हिस्ट्री है क्या, कोई डिजीज है क्या, या एलएमपी कैसा है, डेट कैसा है, पूरा एग्जामिनेशन करेंगे और चेक करेंगे कि कितना वीक्स ऑफ जेस्टेशन हुआ है। तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में सारे आरएच, ब्लड ग्रुप, यूरिन, यूएसजी, ठीक है, तो ये सारे चीजें करेंगे। फिर अब ये कर ली लेडी, फर्स्ट टाइमेस्टर में आई है, तो फर्स्ट टाइमेस्टर में क्या क्या चीजें करते हैं? How do we perform MTP in first trimester? मैनुअल मिफेप्रिस्टोल, एस्पिरेशन करते हैं, या अपना अभी इलेक्ट्रिकल वैक्यूम एस्पिरेशन। हाँ, करेक्ट। ये पहले टेक्निक होता था, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन करके होता था। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकल वैक्यूम एस्पिरेशन पहले यूज होती थी टेक्निक, अभी अभी इतना कॉमनली यूज नहीं है। ठीक है, मैम पर फिर एसटीपी हाँ नहीं दिया है इसलिए शायद। हाँ, एसटीपी बहुत पुरानी है, इसीलिए एसटीपी में दिया है, और पहले यूज होता था वो, बट अभी बाकी सेफ टेक्निक्स आ गई है, इसीलिए अभी यूज नहीं होता है इतना। उसमें ये दिया था कि डीएनसी नॉट एज ए एमटीपी, यानी एमटीपी में डीएनसी नहीं कर सकते। हाँ, डायरेटेशन एंड क्यूरेटाज नहीं करते, करेक्ट, डीएनसी नहीं ऐसा करते क्यों एमटी। दिया? अब इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे शायद, इसलिए डायलेटेशन क्यूरेटाज नहीं करते, सिर्फ एस्पिरेशन करते। ये इसीलिए भी ये फेलियर टेक्निक है, क्योंकि प्रॉपर पूरा का पूरा कंटेंट्स बाहर नहीं आएगा। एस्पिरेट होगा तो कुछ रह सकता है अंदर पूरा कंटेंट, और अगर कंटेंट रह जाएगा तो फिर इट विल लैंड, लेडी विल लैंड इनटू पीपीएच होगा, उसको फिर ब्लीडिंग शुरू रहेगी। तो इसीलिए अभी ये यूज नहीं करते थे, पहले टेक्निक कुछ नहीं थी, इसीलिए यूज करते थे। वो है ना, कौन सी मूवी थी, आमिर खान ने डिलीवरी किया था वैक्यूम से, वैक्यूम 3 इडियट थ्री इडियट, थ्री थ्री इडियट, इडियट्स, थ्री इडियट्स, थ्री ठीक है, इडियट। तो उसमें किया था, बट अपन रियल इसमें नहीं करते वैक्यूम डिलीवरी। ठीक है, तो उसमें वैक्यूम से बनाया था, पंप से। ठीक है, तो अभी अपन इतना यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, अब आप आंसर में लिख सकते हो मेथड, कि वैक्यूम, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन इज वन ऑफ द मेथड ऑफ एमटीपी। ठीक है, तो ये है। दूसरा, अगर अबॉर्शन प्रॉपर नहीं हुआ तो बहुत सारे रिस्क चीजें हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब जो प्रॉपर करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो वो कैसे करते हैं कि
मेफिप्रिस्टोन और मीजोप्रिस्टोल देके करते हैं, ठीक है। और ये इफेक्टिव मेथड है और 100% श्योर होता है, मतलब 99% श्योर एमटीपी हो जाता है, ठीक है। अब व्हाट आर द डोज, मेफिप्रिस्टोन का क्या डोज है और मीजोप्रिस्टोल का क्या डोज है? मेफिप्रिस्टोन का मैम 200 mg है, ओरल देते हैं, हाँ। और मीजोप्रिस्टोल 400 mg की 2 टैबलेट देते हैं, करेक्ट, ओरल और फर्स्ट वजाइनली दोनों देते हैं। करेक्ट। दोनों फर्स्ट दे डे जब लेडी आती है और आपने सब एग्जामिनेशन वगैरह कर दिया, इन्वेस्टिगेशन सब कुछ कर दिया, तो फर्स्ट डे मतलब अपने सामने लेडी को मेफिप्रिस्टोन की एक 200 मिलीग्राम की टैबलेट खिला देते हैं, और फिर थर्ड डे बुलाते हैं लेडी को, और थर्ड डे फिर ओपीडी में ही या फिर आईपीडी में लेडी को रखते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन। वजाइनल पर वजाइनल ज्यादा इफेक्टिव रहता है। 4 टैबलेट्स इसके 400 माइक्रोग्राम की एमसीजी, 400 एमसीजी की 4 टैबलेट्स इंसर्ट करते हैं वजाइना में, ठीक है। अब अगर 49 डेज के अंदर है, मतलब 1-1.5 महीना अगर हुआ है, तो फिर 200 मिलीग्राम की एक टैबलेट और 400 माइक्रोग्राम की 2 टैबलेट यूज करेंगे। लेकिन अगर ज्यादा 2 महीने तक हो गया है, 49 टू 60 डेज तक हो गया है, तो 4 टैबलेट्स मतलब 800 एमसीजी थर्ड डे पर वजाइना इंसर्ट करेंगे। लेडी को थोड़ा आधा 1 घंटा वॉच करेंगे कि कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहे हैं। अगर कुछ नहीं होता है तो फिर उसको घर भेज देंगे, ठीक है। और घर भेजने के बाद फिर उसको सब इंस्ट्रक्शन देके भेजेंगे कि आफ्टर सम 4 to 5 आवर्स या 3, किसी किसी को जल्दी भी आफ्टर 2 आवर्स वगैरह भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो करेंगे कि आपको वॉच रखना है, ठीक है। और बाकी का एडवाइस करेंगे कि ज्यादा कुछ हेवी लोड वर्क वगैरह नहीं करना है। और फिर आफ्टर 1 मंथ वी विल कॉल द लेडी, रिव्यू करेंगे टू जस्ट सी कि पूरा प्रॉपर हुआ है कि नहीं, कि कुछ रेमिनेंट्स रह गए हैं, ठीक है। सो दीज आर द मेथड फॉर एमटीपी, ठीक है। फिर दूसरा एक एमटीपी सिर्फ मेफिप्रिस्टोन दे के भी करते हैं, बट वो इतना इफेक्टिव टेक्निक नहीं है, ठीक है। हो गया, ये एमटीपी की टेक्निक है। दूसरी अगर ज्यादा हो जाता है, मतलब फर्स्ट या सेकंड टाइमेस्टर हो जाता है, देन इट इज डन। उसमें फिर अगर दो गायनेकोलॉजिस्ट का ओपिनियन लगता है, ठीक है। एक केस से नहीं चलता है, 2 गायनेकोलॉजिस्ट के साइन लगते हैं फॉर्म में और उनके ओपिनियन लेके देन एमटीपी इज कंडक्टेड। हाँ, वन ऑफ द मेथड इज यानी विच वाज आल्सो यूज्ड अर्लियर, कि इन इथाक्रेडिन लैक्टेट करके एक सोल्यूशन है 0.1%, वो एक्स्ट्रा एमनियोटिक इंस्टॉलेशन करते थे एंड देन इट वाज यूज्ड, बट ड्रग वो मिलता नहीं है इथाक्रेडिन लैक्टेट अभी, इसीलिए ज्यादा यूज नहीं करते हैं। बट ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, तो ये नाम याद रखो, इटाक ETHACRIDINE, ठीक है। लैक्टेट 0.1% 150 ml का इंसर्ट करते हैं एमनियोटिक, एक्स्ट्रा एमनियोटिक स्पेस में, और फिर ये एमटीपी कंडक्ट करते, ठीक है। मीजोप्रिस्टोल भी अकेले यूज करते हैं, ओके। अब ये एमटीपी होने के बाद फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में एक्सप्लेन करेंगे लेडी को। तो दिस वाज ऑल अबाउट एमटीपी। हाँ, फिर अपना एएनसी पे वापस आते हैं। एएनसी में डेंजर साइंस जो है वो लेडी को बता के रखना है कि हेडेक होता है, कन्वर्जेंस, वजाइनल ब्लीडिंग, तो फिर आपको बताना है, ठीक है, रिपोर्ट करना है। तो दिस वाज अबाउट एएनसी। एएनसी भी हो गया हमारा, एमटीपी हो गया। अभी और क्या बचा? यस, एनी मोर टॉपिक? ऑप्स का प्री एक्लेम्शिया एक्लेम्शिया बचा है, तो जस्ट ऐसे ओरली हम लोग डिस्कस कर लेते, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है हमको, ठीक है। यस, एनीबॉडी वांट टू से प्री एक्लेम्शिया क्या है? व्हाट इज प्री एक्लेम्शिया? हम्म, BP rise Ma'am, above it is a multi-system disorder characterized by the development of hypertension to the extent of 140-90 mm of Hg or more with proteinuria after 20th week,
in previously normotensive and non-proteinuric patient is called preeclampsia. यस करेक्ट. और क्या है फैक्टर्स साइंस? Uh, एडिमा भी रहेगा मैम. एडिमा, हाँ एडिमा रहेगा ना. ओके करेक्ट. ठीक है. प्री इक्लेम्शिया यानी इट इज अ कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी, ज्यादा कर 20 वीक्स में रहेगी, कैरेक्टराइज बाय हाइपरटेंशन, एडिमा और hypertension, प्रोटीनूरिया. हाँ proteinuria. एडिमा और प्रोटीनूरिया. ठीक है. एक्सक्यूज मी. हाइपरटेंशन मतलब 140/90 से ऊपर रहना चाहिए बीपी. ठीक है. फिर प्रोटीन यूरिया यानी प्रोटीन जो यूरिन में प्रेजेंट है 1+, 2+ ऐसा रहना चाहिए. और एडिमा लेडी का पूरा फेस में, एब्डोमेन में, लेग्स में, हर जगह एडिमा रहना चाहिए और वेट गेन होना चाहिए. ठीक है. अगर ये कंडीशंस दिख रही है मतलब लेडी को प्री इक्लेम्शिया. ठीक है. नाम क्या है? इक्लेम्शिया के पहले प्री इक्लेम्शिया. उसके बाद अगर ये प्री इक्लेम्शिया कंट्रोल नहीं किया गया तो द लेडी विल लैंड इनटू इक्लेम्शिया. इक्लेम्शिया यानी नथिंग बट बीपी बढ़ने की वजह से जो कन्वर्जन्स आने लग जाते हैं, लेडी को फिट्स आने लगेंगे, दैट इज इक्लेम्शिया. ठीक है. अब प्री इक्लेम्शिया में जो फैक्टर्स देखते हैं, बीपी देखना है हमको. कंप्लेंट्स क्या लेके आएगी लेडी की? अब लेडी को तो पता नहीं है कि बीपी बढ़ा है, लेकिन उसको हेडेक होने लगेगा, बोलेगी बहुत ज्यादा आंख में कुछ दिख नहीं रहा है, हेडेक हो रहा है. फिर एब्डोमिनल पेन रहेगा. ठीक है. एडिमा रहेगा. ठीक है. तो ये सब कंप्लेंट लेके आएगी. और फिर आपको बीपी देखना है. बीपी बहुत 160 से ऊपर भी रह सकता है. ठीक है. प्लस प्रोटीन यूरिया 1, 2, 3 प्लस प्रोटीन रह सकते हैं. ठीक है. ये सब फाइंडिंग्स आपने देखी. ज्यादा सिम्टम्स नहीं रहते बट आपको इसीलिए बीपी, यूरिन ये सब देखते रहना है. एएनसी जो हमने पढ़े एएनसी में, और ये सब देख के पता लगाना है कि लेडी में लैंड इनटू प्री इक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया. फिर अभी रिस्क क्या रहेंगे कि चलो हमने अभी डिटेक्ट कर लिया कि लेडी का बीपी रेज्ड है, इक्लेम्शिया में, प्री इक्लेम्शिया में है. तो रिस्क क्या रहेगी? मदर को क्या हो सकता है बीपी अगर बढ़ा रहेगा, और बेबी को क्या होगा? यस. प्रीएक्लेम्शिया में एक्लेम्शिया होने के चांसेस रहेंगे. Yes. मैटरनल सेरेब्रल हिमोरेज होगा हाई बीपी होने के वजह से. देन Correct. अगर कन्वल्शंस आते हैं तो उसमें एस्पिरेशन निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. पल्मोनरी एडिमा होता है एंड Correct. रीनल फेल्यूर में भी जाते हैं मैटरनल केसेस. देन फीटल में होगा आईयूजीआर होगा, न्यूनेटल एस्फिक्सिया होगा, प्रीमैच्योरिटी रहेगा, स्टिल बर्थ रहेगा न्यूनेटल एस्फिक्सिया की वजह से. यस करेक्ट. ठीक है. ये सब Fetal. कॉम्प्लिकेशन है मदर और बेबी के. एंड वन इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन इज द लेडी में लैंड इनटू, आपने इसमें भी देखे होंगे जीएमसी में, सब में, हेल्प सिंड्रोम. ठीक है. व्हाट इज हेल्प सिंड्रोम? हेल्प में क्या है? हेल्प सिंड्रोम ये भी hemolysis. H फॉर hemolysis. hemolysis. E for elevated liver enzyme, elevated liver enzyme. और दूसरा LP फॉर लो प्लेटलेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी आता है. कभी कभी 2 मार्क्स का शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं हेल्प सिंड्रोम पे. ठीक है. एमसीक्यू में भी आता है. तो आपको पता रहना चाहिए कि अगर प्री इक्लेम्शिया की लेडी है, हाइपरटेंशन वाली लेडी है, तो वो हेल्प में जा सकती है. और आप लोग ने देखे होंगे अगर गायनिक की अगर अपने ओपीडी या राउंड्स अटेंड किए होंगे तो उसमें बात करते हैं ना कि ये लेडी हेल्प में जा सकती है. फिर वहां पे लिखते भी है पर्टिकुलर नोट्स में. ठीक है. तो हेल्प में इट इज नथिंग बट हिमोलाइसिस हो सकता है, उसके लिवर एंजाइम्स बढ़ सकते हैं, प्लेटलेट कम हो सकता है. तो ये कॉम्प्लिकेशन को मिला के बोलते हैं हेल्प सिंड्रोम. ठीक है. तो ये है. डीआईसी में बहुत बार लेडी प्री इक्लेम्शिया वाली क्या होती है, ब्लीडिंग डीआईसी की. डीआईसी इज अ वर्स कंडीशन. ठीक है. उससे वापस नहीं आ सकती है फिर लेडी. तो डीआईसी में जा सकती है. फिर सेरेब्रल हिमोरेज हो सकता है. अल्टीमेटली क्या है, बीपी बढ़ा है. बीपी बढ़ने से क्या होगा कि ब्लड प्रेशर इज नथिंग बट इंक्रीज्ड प्रेशर इन द आर्टरीज, या आर्टरीज में जो इंट्रा आर्टिकुलर जो प्रेशर है वो बढ़ गया है. प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, वो फट जाएगा. ठीक. कहीं कहीं भी पाइप में अगर प्रेशर बढ़ गया है तो फट जाता है.
तो उसके कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, सेरेब्रल हेमोरेज हो जाएगा, ठीक है, थ्रोम्बस आ गया है, एडिमा आ गया है, ठीक है, ब्लीडिंग होने के चांसेस है। तो ये मदर को होगा। बेबी को क्या होगा, अब बाहर से इतना प्रेशर बढ़ गया है तो बेबी को ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो आईयूजीआर हो सकता है, न्यूट्रिशन नहीं मिलने से बेबी का डेथ भी हो सकता है और हाइपोक्सिया हो सकता है, ठीक है। तो ये बेबी का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको प्री इक्लेम्शिया डिटेक्ट करना है और ट्रीट करना है, ठीक है। अभी ट्रीटमेंट क्या रहेगा, प्री इक्लेम्शिया आई है लेडी आपके पास में एंड यू डिटेक्ट दैट बीपी इज रेज्ड और ये सब चीजें हैं, तो अब ट्रीटमेंट क्या रहेगा। अगर 37 वीक में आती है तो क्या करेंगे ट्रीटमेंट, बीपी कम करने की कोशिश करेंगे और हाँ हॉस्पिटलाइज करेंगे पेशेंट, हॉस्पिटलाइज Yes. करेंगे एडमिट और अगर करेंगे, पॉसिबल मॉनिटर हम्म। करेंगे बीपी और प्रोटीन्यूरिया देखेंगे, इन्वेस्टिगेट हाँ इन्वेस्टिगेट करेंगे, मॉनिटर करेंगे हार्ट फीटल हार्ट रेट और सर्वाइकल ये जो रहता है क्या बोलते हैं उसको, डायलिटेशन, वो वॉच करेंगे। अगर सर्वाइकल डायलिटेशन मोर देन यानी 4 फिंगर रहता है तो फिर वेट एंड वॉच करेंगे। और अगर डायलिटेशन यानी प्रोग्रेसिव नहीं हो रहा है लेबर और वीक्स तो सिजेरियन सेक्शन में भी जा सकते हैं। 30 मतलब 37 वीक्स अगर अबो रहता है तो करेक्ट, कि मदर की कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, मदर कैसे कंडीशन में आ रही है, 37 वीक्स में आ रही है, सर्विक्स आपको आपने एग्जामिन किया, सर्विक्स डायलेट है और बाकी सब कुछ नॉर्मल है और 37 वीक कंप्लीट हो चुके हैं, तो फिर लेट नहीं करेंगे, फिर डिलीवरी कर देंगे मदर की, ठीक है। और अगर सर्विक्स डायलेट नहीं हुआ है तो लेडी को एडमिट रखेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे, बीपी कंट्रोल करेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन देंगे और बाकी के जो है उसके इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, ठीक है। डॉपलर करके देखेंगे कि बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन ब्लड सप्लाई जा रहा है कि नहीं। हाँ, अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे, क्या मेडिसिन देंगे। डीडी के पहले ही करेंगे ना मैम डिलीवरी। हाँ क्या ट्रीटमेंट में क्वेश्चन था, निफिडिपिन देंगे मैम, हाँ निफिडिपिन देंगे और अल्फा लैबेटेलॉल लैबेटेलॉल भी दे सकते हैं। लैबेटेलॉल देंगे, हाइड्रालाइजाइन हाइड्रालिसिन देंगे, अल्फा हाइड्रालिसिन मेथिल डोपा, हाँ फिर भी करेक्ट। कम नहीं हुआ तो फिर नाइट्रोग्लिसरीन और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड देंगे। ओके हाँ, लेकिन अभी जो है ये अल्फा मिथिल डोपा नहीं मिलता है, अवेलेबल नहीं रहता है, इसलिए लेबेटेलॉल इज गिवन, निफिडिपिन इज गिवन। हाँ, ये दो कॉमनली देते हैं ड्रग्स, ठीक है। और हाइड्रालिसिन अकॉर्डिंगली हाँ हाइड्रालिजिन देंगे, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट है। लेबेटेलॉल का क्या डोज है, 100 mg ओरली 100 2 mg। twice a day। हाँ और करेक्ट, अगर ज्यादा है, सीवियर हाइपरटेंशन मतलब क्राइसिस में आती है तो 200 mg IV देते हैं। अच्छा 200 और ml एक, में। यस करेक्ट, और एक चीज है कि लैसिक्स देंगे क्या, उसको डाययूरेटिक देंगे क्या लेडी को। नहीं, डायूरेटिक्स थोड़ा वेट एंड वॉच करके ही देंगे, अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो ही देंगे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि उसके वजह से प्लासेंटल परफ्यूजन ये होता है और बेबी में प्रॉब्लम होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के चांसेस रहते हैं। यस करेक्ट, ठीक है। डायरेटिक्स नहीं देंगे एकदम से कि हाइपरटेंशन है, नहीं देंगे। अगर पल्मनरी एडिमा में जाती है लेडी, बायलैटरल तुमको रेल सुनाई दे रहे हैं, तभी आपको देना है तो ही डायरेटिक्स, देंगे। फ्यूसेमाइड हाँ 40 मिलीग्राम IV देना है, ठीक है। और बाकी के साइंस देना है और इन्वेस्टिगेशन करो और प्रॉपर फिर इवेलुएट करते रहो लेडी को, ठीक है। और अगर जेस्टेशन एज बहुत कम है, मतलब लेस देन 24 वीक्स में ही आ रही है लेडी, और अगर प्री इक्लेम्शिया बहुत ज्यादा बीपी बढ़ा हुआ है और कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर एंड क्या है, टर्मिनेट कर दो प्रेगनेंसी। कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जेस्टेशन वीक भी कम है और कॉम्प्लिकेट, दोनों मदर और बेबी दोनों कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। बोलते हैं ना, या तो आपके बच्चे को बचा सकते हैं या मदर को बचा सकते हैं, जो मूवी से डायलॉग है, ठीक है। तो इसमें मदर को बचाओ फर्स्ट वीक में, अगर 24 वीक से कम है तो, ठीक है। दूसरा, अगर 24 वीक से बढ़ गया है, ठीक है, बट 34 वीक से पूरा जेस्टेशन नहीं हुआ है, तो फिर क्या करेंगे। यस रेस्ट करेंगे, प्रॉपर रेस्ट। हाँ
बेड हाँ, रेस्ट। ट्रीटमेंट क्या देंगे और लंग एंटी मेच्योरिटी के हाइपरटेंसिव लिए नहीं देना मैम। स्टेरॉइड, हाँ एंटी डेक्सा, हाँ हाइपरटेंसिव देंगे, डेक्सा देते हैं। बट स्टेरॉइड देंगे, ठीक है, डेक्सा देंगे ताकि अगर डिलीवर हो जाता है इनकेस तो बच्चों का लंग मेच्योर हो जाना चाहिए, इसलिए इंजेक्शन डेक्सामेथासोन 6 मिलीग्राम 12 आरटी दे देंगे 4 डोज, ठीक है। और फिर उसको थोड़ा खींचेंगे थोड़ा मेच्योर होने तक बेबी, और बेबी फिर मेच्योर हो गया 37 वीक्स हो गए तो फिर इंड्यूस करेंगे या फिर अगर नहीं होता है तो फिर सीजरियन सेक्शन करके डिलीवरी कर देंगे। हो गई हमारे प्री इक्लेम्शिया वाले लेडी की डिलीवरी। अब यही लेडी को कंट्रोल नहीं किया है हमने प्री इक्लेम्शिया में, अब ये लेडी को इक्लेम्शिया हो गया, ठीक है। इक्लेम्शिया में क्या रहेगा, हाइपरटेंशन हुआ, प्रोटीन यूरिया हुआ, उसको कन्वल्शंस आने लगे और कोमा में चली गई लेडी, तो दिस इज नथिंग बट इक्लेम्शिया, ठीक है। अब इक्लेम्शिया को बाकी चीजों से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे एपिलेप्सी है, सेरेब्रल मलेरिया है, मेनिंजाइटिस है, ये डिफरेंशिएट करना है। अब इक्लेम्शिया की लेडी आपके ओपीडी में या फिर आपके क्लिनिक हॉस्पिटल में आ रही है, अब क्या करेंगे ट्रीटमेंट? कन्वर्जन्स है लेडी को, बीपी बढ़ा हुआ है, कोमा में है, क्या क्या करोगे? कोमा में गई नहीं है अभी। कन्वर्जन्स कंट्रोल करेंगे, यस, बीपी कंट्रोल करेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव देंगे, ऑक्सीजन मैग्नीशियम देंगे सल्फेट देंगे। और यस करेक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पहले उसका कन्वर्जन्स कम करेंगे, ठीक है। कन्वल्शन, हाँ एयरवे एडमिट करेंगे मेंटेन लेडी को, रखेंगे। हाँ करेक्ट, एबीसी करेंगे, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन देख ABC, लेंगे, लेडी को एडमिट करेंगे, ठीक है। और फिर उसका बीपी कम करेंगे, उसका ये कम करेंगे, फिट्स कम करेंगे उसको, ठीक है। डायजेपम देंगे क्या कन्वर्जन कंट्रोल करने के लिए? नहीं, डायजेपम मैग्नीशियम नहीं, सल्फेट। यस नो मैम। करेक्ट, डायजेपम नहीं मैक्सल, देंगे, ठीक है, क्योंकि एकदम से क्लिक करते हैं हमको कन्वर्जेंस है, क्या करो डायजेपम दे दो, फुल सेट दे दो, फोर्टविन दे दो, ये ट्रीटमेंट याद रहती है हमको, बट प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना है, ठीक है। क्या होगा अगर दे दिया तो? हाँ बेंजोडाइजिपिन है, दे दिया ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी, क्या होगा बेबी? फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम। फ्लॉपी बेबी टेराटोजेनिक। वेरी गुड करेक्ट, फ्लॉपी फ्लॉपी बेबी बेबी। सिंड्रोम हो जाएगा, बेबी पूरा फ्लॉपी हो जाएगा, तो उसको नहीं देना है, ठीक है। तो वापस आ जाओ अपने इक्लेम्शिया में। तो इक्लेम्शिया में फिर ये करेंगे कि फ्लूइड्स देंगे उसको जनरल, और कन्वर्जेंस है तो फिर एक सेपरेट रूम में रखेंगे जहाँ पे लाइट वगैरह कुछ भी ऐसा ट्रिगर फैक्टर्स ना हो, और बाकी का पूरा उसका ऑक्सीजन चालू कर देंगे, टंग बाइट नहीं होना चाहिए, ये सब एयरवे वगैरह देखेंगे, कैथेटराइज करेंगे और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट इज मैग्नीशियम सल्फेट। व्हाट इज द डोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट? 4 ग्राम डाइल्यूट 4 ग्राम। 50। अच्छे से पूरा अच्छे से बताओ, 4 ग्राम कैसे देंगे? 4 ग्राम इज करेक्ट, 4 ग्राम देंगे, और कैसे देंगे? मैम 500 ml डीएनएस में देते हैं। नहीं, नहीं भूल गई मैं। कैसे देंगे? मैम वो 50% या 25% वाला आता है। हाँ करेक्ट, 50% वाला आता है, तो कैसे करेंगे उसको डाइल्यूट? इसका पूरा रटा हुआ रहना चाहिए आपको, मैग्नीशियम सल्फेट का पूरा कैसे देते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट का जो प्रिपरेशन आता है वो 50% सोल्यूशन प्रिपेयर्ड आता है मार्केट में, जो अवेलेबल है वो 50% सोल्यूशन रहता है 2 ml के वायल में, ठीक है। 2 ml के वायल में कितना 50% उसका कॉन्सेंट्रेशन रहता है, ठीक है। अब उसमें 1 एक ग्राम। एम्पूल छोटा, हाँ एक एम्पूल जो रहता है, एक एम्पूल 2 ml का मिलता है, ठीक है। 2 ml में कितना रहता है, 1 ग्राम रहता है, ठीक है। 2 ml का एम्पूल है, छोटा सा एम्पूल है 2 ml का, लेकिन 2 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम है, ठीक है। अब ऐसे 4 एम्पूल लेंगे, ठीक है। 2 ml 50% सोल्यूशन के 4 एम्पूल लेंगे, एक 2 ml का एक एम्पूल यानी 1 ग्राम था, तो 4 एम्पूल लेने 4 ग्राम हो गए, ठीक है। 4 तो ग्राम। ये हाँ 4 एम्पूल जो है वो 4 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट को लेंगे, इन 8 ml सोल्यूशन में उसको डाइल्यूट करेंगे, 8 ml,
ठीक है, 8 ml नहीं 8 सोल्यूशन ml लेंगे। हो गया ना मैम, 12 ml हाँ ये डाइल्यूट पूरा करेंगे ना। टोटल, हाँ हाँ 12 ये ml में टोटल, ये टोटल 4 8 ग्राम यानी 8 ml हो गया। 8 ml हो गया, हाँ 8 हाँ ml 4 ग्राम प्लस यानी 12 ml टोटल डिस्टिल 8 वाटर। ml हो गया। उसमें 12 ml डिस्टिल वाटर डाल देंगे, और अगर डिस्टिल वाटर 12 ml डिस्टिल वाटर जैसे डाल दिए तो ये कितना बन गया? 20% 20 सोल्यूशन ml, हो गया। 20% 20 सोल्यूशन ml बन गया। 20% सोल्यूशन। अब ये वाला जो है ये हम लोग स्लोली लेडी को देंगे आईवी, ठीक है। 5 minutes. हाँ तो ये हो गया इनिशियल 4 ग्राम वाला डोज। बाद में क्या करेंगे, फिर से आईएम दोनों बटक्स में 5 मिलीग्राम देंगे, 5 मिलीग्राम। ठीक है। 5 ग्राम, सॉरी 5 ग्राम, मिलीग्राम कुछ नहीं इसमें, सब ग्राम है। 5 ग्राम देंगे एक एक बटक में, हाँ ग्राम है ये याद रखना, 10 सब ml। ग्राम में है डोसेस। हाँ फिर देखेंगे, वॉच करेंगे, और उसके साथ साथ लिग्नोकेन भी देते हैं 1 ml, 2% लिग्नोकेन का वही सीरीज में मिक्स कर देते हैं, और लिग्नोकेन मिला के मैग्नीशियम सल्फेट दे देते हैं। फिर देखेंगे कन्वर्जन आ रहे कि नहीं, रुकेंगे 15 मिनट, और फिर भी अगर स्टॉप नहीं हो रहे कन्वर्जन तो फिर और 2 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट रिपीट करने का है, ठीक है। फिर मेंटेनेंस डोज 5 ग्राम, 50% जो है 50% सोल्यूशन में ही आता है, तो एक एम्प्यूल में 2 ml 50% सोल्यूशन रहता है, वो 1 ग्राम का रहता है। ऐसे 5 एम्प्यूल देंगे, 5 एम्प्यूल मेंटेनेंस के लिए देंगे, ठीक है। और उसमें भी लिग्नोकेन डाल देंगे 1 ml, और ये मेंटेनेंस डोज रहना चाहिए। ये कंटिन्यू रखेंगे 24 आवर्स तक और वॉच करते रहेंगे। हाँ अब मैग्नीशियम सल्फेट देते वक्त क्या क्या प्रिकॉशन लेने का है, क्या क्या वॉच करेंगे? मैम अरिदमिया हो सकता है, यस करेक्ट, एरिथमिया रह सकता है, और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, हाँ करेक्ट, तो रेस्पिरेटरी कैल्शियम डिप्रेशन हो सकता ग्लूकोनेट है। रेडी रखना है। हाँ करेक्ट, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में जा सकता है तो फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट 1 ग्राम आईवी देने का है, ठीक है। और तो 50% डाइल्यूशन नहीं देंगे आईवी, उसको हाँ 20% डायरेक्ट नहीं देना है, डाइल्यूशन ही देंगे। हाँ उसको करेक्ट 20% में डाइल्यूट करके ही इंट्रावेनस देंगे। इंट्रामस्कुलर देना है तो डायरेक्ट दे सकते। करेक्ट, आईवी हम लोग डाइल्यूट करके ही देंगे, 20% में डाइल्यूट करके देंगे, ठीक है। फिर बाकी के जो स्लोली है वो देना। नेफेडिपिन है, स्लो देना है, स्लो देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से नहीं देंगे। नी जर्क, एंकल जर्क, नी जर्क्स देखते हैं वहां पे रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट है कि नहीं वो देखते हैं। आपने देखे होंगे जब राउंड लेते हैं ना, और अगर ये प्रीक्लेम्शिया वाली लेडी है, किसी को मैक्सल चालू है, तो बराबर ये रहते हैं ना पीजीज वगैरह, वो सब नी जर्क, एंकल जर्क्स वो चेक करते रहते हैं पूरे, ठीक है। तो वो आपको देखना है। फिर मैम जर्क बाकी क्यों के जो है देखते हैं? जर्क सीएनएस डिप्रेशन वगैरह में जा रहा है कि जा रही है कि नहीं, अच्छा और इक्लिम्शिया में जा सकते हैं कि नहीं, और ऑलरेडी इक्लिम्शिया है उसको वापस से फिट आ सकता है कि, अच्छा। ठीक है। तो ये देखेंगे। फिर बाकी के ड्रग्स देखे हमने, निफिडिपिन है, लैबेटेलॉल है, ठीक है। लैबेटेलॉल मैक्सिमम 220 मिलीग्राम तक डोज दे सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये एक्लिम्शिया वाली, पहले तो हमने फिट विट सब कंट्रोल कर दिया, ठीक है। अब लेडी थोड़ी सेटल हो गई, उसके फिट्स कंट्रोल हो गए हैं। अब क्या है, अब हमको देखना है कि अब इसका डिलीवरी कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास लेडी लास्ट ट्रिमेस्टर में आ रही है और उसका सर्विक्स प्रॉपर फेवरेबल है, ठीक है, तो उसको डिलीवरी कर सकते हो। ऑक्सीटोसिन चालू कर दो, आर्टिफिशियल रप्चर कर दो मेम्ब्रेन का और डिलीवर करो। अगर फेवरेबल नहीं है सर्विक्स तो लेकिन मेच्योर हो गया है बेबी, तो वेट नहीं करना है, सीजरियन सेक्शन करो, डिलीवरी कर दो, ठीक है। और बाकी का फिर वेट एंड वॉच चीजें, यूरिन आउटपुट है, बाकी की चीजें सब उसका वॉच करते रहो, ठीक है। अगर एकदम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आ रहे हैं, कन्वर्जन्स हो रहे हैं, तो फिर अबॉर्ट द प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट हो गया। ओके अभी कितने बज गए? ओके इट्स ऑलरेडी लेट। तो अब हमारा नियर अबाउट मैक्सिमम टॉपिक ऑप्स के हो गए हैं, ठीक है। एक दो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तो वो एक बार आप देख लेना। एपीएच पीपीएच इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लासेंटा प्रीविया, ठीक है। इस पे आपको आता है शॉर्ट नोट अब्रप्शो प्लासेंटा, ठीक है। तो ये भी देख लेना, मैम प्रीटर्म प्रेगनेंसी कैसे, हाँ। मैम एपीएच में दोनों लिखना है ना, प्लासेंटा प्रीविया और अगर ये हाँ अब्रप्टिव हाँ प्लासेंटा के हाँ पूरा अगर शॉर्ट लिखना है क्या? एपीएच शॉर्ट शॉर्ट
शॉर्ट में लिखना, अगर 5 मार्क्स का है क्वेश्चन तो शॉर्ट में लिखना। एपीएच अगर आता है तो, या अलग से प्लासेंटा प्रीविया पूछते हैं, अब्रप्शो पूछते हैं, 2 डायग्राम्स APH बनाना। में एपीएच में, हाँ हम तो APH अगर एपीएच आता है पूछा तो था, लेकिन ज्यादा टाइम मिला नहीं क्योंकि बहुत कम टाइम था, तो हम लोगों ने बस 2 ऐसे कॉलम बनाए, अलग अलग डायग्राम्स बनाए और नीचे थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन सबका लिखे और कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो टाइम के हिसाब से अगर आपके पास टाइम कम है तो जस्ट इन शॉर्ट जितने पॉइंट्स कवर कर सकते तो रफ डायग्राम बनाओ और पॉइंट्स कवर करो, बस कंप्लीट करो, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका ऑप्स के तो मेरे ख्याल से नियर अबाउट सब टॉपिक्स हो गए। थोड़े से अलग अलग प्रेगनेंसी के ये है कॉम्प्लिकेशन लेबर के, जैसे एनीमिया इन प्रेगनेंसी, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, तो ये वाले थोड़े पढ़ लेना तो पूरा ऑप्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल देखती हूँ मैं, कल गायनिक एक लेक्चर में गायनिक का पूरा हो जाएगा आपका। गायनिक भी ऐसे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, मैम कल ले ओके लीजिएगा ना प्लीज। ठीक है ना, मैं गायनिक ले लूंगी तो आपके पूरा गायनिक ऑप्स हो जाते हैं। ठीक है, ओके, Thank you, ma'am. वेलकम। चलो सो जाओ अभी सब लोग, रिलैक्स। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट ओके, गुड नाइट गुड नाइट, गुड नाइट।